जी मेरे दोस्तों, तो क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो कैसे हैं आप सब, एक बार फटाफट से मुझे बता दीजिए। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे और मस्त होगे, स्वस्थ होगे, है ना, और अपनी जिंदगी में एकदम धूम मचा रहे होगे। ठीक है, चलिए भैया, 3 लेक्चर कर लिए हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 4 पे आए हैं। ठीक, हम लोग चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 4 पे आए हैं। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शिवराज, बुलबुल, साक्षी, आसिफ। पढ़ा था लास्ट। जितने एमसीक्यूज सब्जेक्टिव वगैरह करवाऊंगा वो सब अच्छे से कर लेना, उससे ज्यादा बाहर नहीं आएगा ईपीएस में। ठीक है, चलिए आइए अब स्टार्ट करें हम लोग आज के लेक्चर को। तो हम लोग आज के लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने संगठन ढांचा का कार्यात्मक ढांचा पढ़ा था, है ना, ये नहीं पढ़ा था हमने। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अब आज के हम लोग लेक्चर में पढ़ने वाले हैं उसी का डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि प्रभागीय ढांचा। कुल 2 प्रकार होते हैं। ठीक है सर, हमने बोला और आपने हमें ही ईपीएस नहीं दिया। सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा हाँ, एग्जाम भी आप लोग का था ना, याद आ गया। एग्जाम भी आपका था ना, वो वाला क्वार्टरली वाला, त्रैमासिक। आज किसका किसका एग्जाम हुआ है, कौन कौन एग्जाम देकर आए हो? ठीक है, कौन कौन इंसान यहाँ पर ऐसा है जो एग्जाम दे के आया है? यार एग्जाम वगैरह दे के आओ तो क्वेश्चन पेपर भेज दिया करो एटलीस्ट मुझे। क्वेश्चन, सारे एग्जाम का क्वेश्चन रति आप अपने अपने टीचर्स को भेज दीजिएगा। ठीक है, अकाउंट्स वाला निक्कू भैया को भेज दीजिएगा, बिजनेस स्टडीज का मुझे भेजिएगा, इकोनॉमिक्स का छोटू सर को भेजिएगा, इंग्लिश का निधि मैम को, हिंदी में राजेंद्र प्रसाद सांखड़ा सर को। ठीक है, आप मुझे इंस्टा पे टेक्स्ट करना, मैं आपको बता दूंगा आपको कहाँ भेजना है। ठीक है, सैमसंग, सुनिएगा, एक एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल दूंगा आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि हम लोग सबसे पहले डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे, बाकी बात बाद में कर लेंगे। ठीक, चलो मुझे ये बताओ तो सैमसंग क्या क्या बनाता है? सैमसंग क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाता है, जल्दी बताओ। सैमसंग जो है कौन कौन से प्रोडक्ट बनाता है, जल्दी मुझे बताओ फटाफट से। सैमसंग कौन कौन से प्रोडक्ट बनाता है? सारे लोगों को पता ही होगा, है ना, सारे लोगों को पता होगा सैमसंग कौन कौन से प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को पता होगा। ठीक है, मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपको जो है पता होगा। ठीक, ठीक बनाता है मतलब, हाँ, right, ठीक है, बनाता है। ठीक है, आओ ना लिखते हैं। सैमसंग बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है सर। सैमसंग जो है सबसे पहले मोबाइल फोन लिख देते हैं, मोबाइल। ठीक है, मोबाइल। उसके बाद सर सैमसंग लैपटॉप भी बनाता है। चलो लैपटॉप से ज़्यादा बढ़िया टैब लिख देते हैं। ठीक, टैबलेट। ठीक है, सैमसंग टैबलेट के बाद क्या बनाता है? सर सैमसंग टैबलेट के बाद क्या बनाता है? ठीक, ये तुम मुझे चिढ़ाने के लिए बोल रहे हो क्या? एक कमेंट करा सर, सैमसंग आईफोन का डिस्प्ले भी बनाता है। तुम मुझे चिढ़ाने के लिए बोल रहे हो क्या ये बात? चलो, तो सैमसंग मोबाइल, टैबलेट, टीवी, ठीक है, फ्रिज, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है। अब सभी का नाम तो यहाँ नहीं लिख सकते, कुछ चीजों का नाम लिख देते हैं। ठीक है, लैपटॉप भी, अभी लैपटॉप में भी आया है। ठीक, एसी भी है ना, चलो एसी ही लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, बात खत्म। अब मुझे एक बात बताओ, इतने सारे प्रोडक्ट सैमसंग बना रहा है ना? अरे नहीं, टैबलेट मोबाइल जैसा होता है ना वो, ठीक है, ईयरबड्स, बिल्कुल। तो इतने बहुत सारे और भी प्रोडक्ट हैं, बस अभी एग्जाम्पल के लिए काफी है। ठीक है, ठीक है, चलो इतना काफी है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब समझना, सर सैमसंग के इतने सारे प्रोडक्ट हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर इतने सारे प्रोडक्ट हैं तो अगर 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 मोबाइल का, ठीक है, अगर मोबाइल का प्रोडक्शन भी तुम इस वाले डिपार्टमेंट को दे दोगे तो सही बनेगा क्या? बोलो, सही बनेगा क्या? तुमको क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है? सर सैमसंग के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना, इतने सारे प्रोडक्ट हैं सर, हर प्रोडक्ट का अपना अपना डिपार्टमेंट होता है। मतलब सर आपके कहने का मतलब क्या है? तो सर हर प्रोडक्ट का जो है ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है, जैसे सैमसंग का भी अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है।
ठीक है। सैमसंग का टैबलेट का अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी कि उत्पादन विभाग, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादन विभाग, ठीक है सर। इसका हर प्रोडक्ट का अपना अलग अलग डिपार्टमेंट है। फिर मार्केटिंग, ठीक है, फिर मार्केटिंग यानी कि विपणन विभाग, विपणन विभाग, ठीक है। अब सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से, और भी डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो सर जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना टैबलेट के लिए, वैसे ही हर प्रोडक्ट का अपना अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। हर प्रोडक्ट का यहाँ पे जो है ना अपना अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अपना अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अपना अपना मतलब सभी के लिए अपना अपना डिपार्टमेंट बनाया गया है। ऐसा नहीं कि फ्रिज का काम भी उसी डिपार्टमेंट में चलेगा फोन वाले में, ठीक है। मतलब कि सर यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, है ना, अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं और प्रोडक्ट के हिसाब से उसका अपना अपना डिपार्टमेंट बनाया है, ठीक है। यानी कि उत्पाद के हिसाब से अपना अपना जो है इन्होंने विभाग बनाया है। समझे मेरी बात को क्या, समझे मेरी बात को क्या, यानी कि सर डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन जो विभागीय संगठन ढांचा है ना, ठीक है, जहां पर आपको प्रभागीय विभागीय जो बोलो, ठीक है, जो आपको प्रभागीय संगठन ढांचा यहाँ पे लिख के दिया है ना सर, प्रभागीय संगठन ढांचा का मतलब है जो प्रोडक्ट के बेसिस पे बनता है। आप देखो प्रोडक्ट के हिसाब से बना है, मोबाइल, टैबलेट, टीवी, फ्रिज और एसी, ठीक है, मोबाइल, टैबलेट, फ्रिज और एसी, ठीक है। तो सर इतने सारे प्रोडक्ट हैं, सभी प्रोडक्ट के बेसिस पे इन ये अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो है बनाए गए हैं, ठीक है, समझे। एप्पल कौन कौन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, एप्पल के एयरपॉड्स अपने हैं, ईयरपॉड्स अपने हैं, फिर उसके बाद मैकबुक है, आईपैड है, ठीक है, बहुत सारे उसके भी, एयर टैग है, मैगसेफ है, ठीक है, उसके अपने केस भी हैं, समझे। यहाँ पे तो सर डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस पे बना है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन तो फंक्शन के बेसिस पे बनता है, ठीक है। मतलब जो है सर कार्यात्मक संगठन ढांचा तो कार्य के आधार पे बनता है, ये वाला संगठन है जो उत्पाद के आधार पे बनाया जाता है, ठीक है ना, आधार पे, किसके, उत्पाद के आधार पे बनाया जाता है। मतलब ये जो है प्रोडक्ट के बेसिस पे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे समझ में आया, ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया, बताइए एक बार जल्दी। ये बात समझ में आई है, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि सर ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट बनाया जाता है, ठीक है, ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट बनाया जाता है। मतलब ये संगठन जो है उत्पाद के आधार पर संगठन ढांचा इसका तैयार करा जाता है, ठीक। तो देखिए क्या लिख रहा है, देखो बात करोगे ना तो कुछ नहीं समझ में आएगा, बहुत देरी से देख रहा हूं कुछ लोग बेवजह का बकवास किए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, अब स्ट्रक्चर का अपना अपना हेड ऑफ इन अ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ठीक है, चलो। तो यहां पे क्या लिख रहा है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, इन अ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, देखो क्लियरली लिखता भी है, एक डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको अलग अलग डिवीजन में बांटा जाता है, ठीक है, और हर डिपार्टमेंट का अपना अपना हेड ऑफिस होता है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए in a divisional organization structure the organization is divided into separate division, इसको अलग अलग डिवीजन में बांटा गया है और सारे डिवीजन को इसका हेड ऑफिस कंट्रोल करता है। तो विभागीय संगठन ढांचा संरचना में संगठन को स्वायत्तशासी प्रभागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है, जिनका समन्वय केंद्रीय मुख्यालय द्वारा किया जाता है। अब ईच डिवीजन इज, हर एक डिवीजन को हेड कौन करता है सर, ईच डिवीजन इज हेडेड बाय अ डिविजनल मैनेजर who is responsible for the work, profit and loss overall performance of that division. The manager has authority over the entire division, ठीक है। तो प्रत्येक प्रभाग का एक विभागीय प्रबंधक होता है जो अपने प्रभाग के कार्यों, लाभ हानि निष्पादन के लिए उत्तरदायी होता है और उसे अपने पूरे प्रभाग पर अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है कि सर हर डिपार्टमेंट का अपना डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट, फिर क्या आ रहा है सर, फिर क्या आ रहा है? अब ये तो बकवास सी बात है कि हर डिवीजन के अंदर फंक्शनल, तो सर सारे डिपार्टमेंट के अंदर में, सारे विभाग के अंदर में क्या काम नहीं होता है? बिल्कुल काम होता है ना, बिल्कुल काम होता है। तो ये वही बात बोल रहा है कि इनसाइड ईच डिवीजन, हर डिवीजन के अंदर में, ठीक है, अ फंक्शनल स्ट्रक्चर इज फॉलोड, यानी कि बोल रहा प्रत्येक प्रभाग के भीतर कार्यात्मक संरचना अपनाई जाती है। हाउएवर द वर्क ऑफ ईच डिवीजन, देखो अब ये बात आपको जो है ना, ये बात आपको लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना क्या है, आपको यहाँ पे लिखना क्या है, ठीक है, आपको ये बात लिखनी है, द वर्क ऑफ ईच डिवीजन मेक डिफर डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, हर डिपार्टमेंट का काम उसके प्रोडक्ट पे होगा, ठीक है, प्रोडक्ट के बेसिस पे बना होगा। तो आपको ये बात लिखनी है, क्या लिखनी है कि लेकिन अलग अलग उत्पादों के अनुसार प्रभागों के कार्य भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब ये भी आपको यहाँ पे लिख लेना है कि दिस स्ट्रक्चर, ये बड़ी कंपनियों के लिए होता है, ठीक है, दैट प्रोड्यूस मेनी प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि ये किसके लिए है सर, ये वाला संरचना जो है वैसे कंपनी के लिए है जो एक से ज्यादा उत्पाद बनाती है, ठीक है, ये संगठन संरचना वैसी कंपनी के लिए है जो एक से ज्यादा उत्पाद बनाती है। जैसे आपने सैमसंग का देखा, और भी एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल में अगर बात करोगे टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स बहुत सारी गाड़ियां बनाती है, पैसेंजर व्हीकल्स, कॉमर्शियल व्हीकल्स, ठीक है, बहुत सारी टाटा मोटर्स हो गई, एप्पल हो गया, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन सी कंपनी के लिए, जो बहुत बड़ी है और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। यानी कि सर डिविजनल स्ट्रक्चर किसके लिए है, प्रभागीय संगठन संरचना किसके लिए, जो एक से ज्यादा उत्पाद बनाती है, ठीक है, क्योंकि इस एग्जांपल में आपको दिख रहा है सैमसंग एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है ना, तो ये वैसी कंपनी में काम आएगी जहां पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। क्लियर है, ठीक है, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? ये तो हटा भी दो तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अपना अपना ये तो बता ही दिया। यहाँ पे उसी फिगर को बना के दिया है, ये आपके बुक में था इसीलिए। तो देखो जैसे कि एक कंपनी है जहां वस्त्र विभाग है, टेक्सटाइल डिवीजन है, उसके अपने डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, दिख रहा है। वैसे ही सीमेंट डिवीजन है, सीमेंट का अपना अपना डिपार्टमेंट है, मतलब जितने ज्यादा प्रोडक्ट होंगे सभी के अपने अपने डिपार्टमेंट होंगे, समझ रहे हो ना, यहाँ पे सभी के अपने अपने जो है डिपार्टमेंट्स रहेंगे। जितने प्रोडक्ट, मान लो कोई 4 प्रोडक्ट बन रहा है तो चारों प्रोडक्ट के अपने अपने डिपार्टमेंट है, चारों विभाग, चारों उत्पाद के अपने अलग अलग विभाग होंगे उसके कार्य के आधार पे, ठीक है, समझ में आई बात? अब सर इसको ना दो हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है, एक बार आगे चलते हैं, डाउट्स देख लेते हैं तब घुमा फिरा के प्रभाव। बहुत बढ़िया, चलो अब बोल रहा है ना कि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट में बांट दिया है, ठीक है, इसको दो पार्ट में बांटा है, एक है आपका उत्पाद प्रभागीकरण, दूसरा है भूभागीय यानी कि प्रोडक्ट डिविजनल, ठीक है, और टेरिटोरियल डिविजनलाइजेशन, ठीक है। अब वही बात घुमा फिरा के, ठीक है, ये प्रोडक्ट के बेसिस पे है और ये टेरिटरी, टेरिटरी मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है, जो है ना सर लोकेशन के आधार पे ये दो अलग अलग बनाया है, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट डिविजनलाइजेशन, उत्पाद प्रभागीकरण क्या बोल रहा है कि सर एक प्रोडक्ट डिविजनलाइजेशन में ना एक अलग डिवीजन बनाया जाता है फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट के हिसाब से, क्योंकि नाम क्या है प्रोडक्ट डिविजनलाइजेशन, तो ये प्रोडक्ट के बेसिस पे अलग अलग डिविजन, डिवीजन मतलब क्या होता है, बांट देना है ना, तो प्रोडक्ट के बेसिस पे अलग 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 डिपार्टमेंट्स बांट दिए जाते हैं, ठीक है। अब अगर कोई 4 प्रोडक्ट बना रहा है तो उसके 4 डिवीजन, अगर 2 बना रहा है तो 2 डिवीजन, मतलब सर विभाग, ठीक है। अगर कोई कंपनी 4 प्रोडक्ट बना, 4 उत्पाद बनाती है तो 4 विभाग, 2 उत्पाद बनाती है 2 विभाग, ऐसा करके, ठीक है, ये बात समझ में आई? वर्गीकरण में प्रत्येक उत्पाद पंक्ति के लिए, ये बात समझ में आई? तो देखिए क्या लिख रहा है, उत्पाद प्रभागीकरण में प्रत्येक उत्पाद पंक्ति के लिए अलग अलग प्रभाग बनाया जाता है, ठीक है, हर उत्पाद के लिए अलग अलग विभाग। अब ये देखो ये क्या है, इट इज सुटेबल व्हेन डिफरेंट प्रोडक्ट रिक्वायर डिफरेंट मशीन्स, इक्विपमेंट एंड स्किल्ड एम्प्लॉयज,
इट इज ऑल्सो यूजफुल व्हेन प्रोडक्ट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यह वहां अपनाया जाता है जहां प्रत्येक उत्पाद की विशेषताएं अलग हो तथा उनके लिए अलग मशीनें, उपकरण और प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता हो। यह तब अधिक उपयुक्त होता है जब प्रत्येक उत्पाद जटिल हो और उसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता हो। ये ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, ठीक है। यानी कि ये तब बेहतर होगा जब कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही हो और हर प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन की नीड हो, ठीक है। मतलब सर सैमसंग मान लो अगर फोन बनाती है तो फोन के पार्ट पुर्जियां अलग होते हैं। तुम टैब या लैपटॉप वाला पार्ट पुर्जा तो फोन में नहीं लगाओगे ना, बोलो लगा दोगे क्या? अब ये तो वही बात हो गई, ठीक है, कि कुत्ता का सुई इंसान को दे दिया, है कि नहीं? कुत्ते को सुई देना था, इंसान को दे दिया। नस में मांस में सुई देना था, नस में सुई दे दिया, हड्डी में सुई लगा दिया। तो भाई तो वही बात हो गई, कुछ से कुछ कर दिया, है कि नहीं? समझ रहे हो? तो यार वही बोल रहा है कि सर ये जो डिवीजन बनाए जाते हैं ना, प्रोडक्ट के हिसाब से बनाए जाते हैं और प्रोडक्ट के बेसिस पे ही होता है, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग स्पेशलाइजेशन की नीड होती है, मतलब अलग अलग उत्पाद पे विशिष्टीकरण की जरूरत होती है, ठीक है। क्योंकि हर किसी के पार्ट पुर्जे अलग होते हैं तो उस हिसाब से काम होता है, उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जाता है। अब तुम अगर सैमसंग मान लो टैबलेट के डिस्प्ले में फोन का डिस्प्ले लगाओगे, चलेगा? नहीं चलेगा, सपोर्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है, in product divisionalization a separate division is created for each। अरे घुमा फिरा के वही बात बोल दिया, वही बात नहीं बोला उन्होंने, दे दिया। तो एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, कि देखो अगर एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सोप, साबुन, टेक्सटाइल, कपड़े और मशीन्स, इट विल क्रिएट 3 सेपरेट डिवीजन फॉर दीज प्रोडक्ट। यानी कि यदि कोई कंपनी साबुन, वस्त्र और मशीन का उत्पादन करती है तो इन तीनों के लिए अलग अलग प्रभाग बनाए जाएंगे। समझिए, मतलब जितने प्रोडक्ट उतने डिपार्टमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, अब आ रहा है टेरिटोरियल डिविजनलाइजेशन, भूभागीय प्रभागीकरण। अब ये टेरिटोरियल यानी कि टेरिटरी, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से होगा, ठीक है ना। तो देखो इन टेरिटोरियल डिविजन्स आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज, ठीक है। मतलब भूभागीय प्रभागीकरण उन सेवाओं संस्थाओं में अपनाया जाता है जिनके विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं, ठीक है। अब ये मेनली देखो कहाँ है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, LIC has regional office in different parts of the country. Each regional office controls the branches in its area and every branch has different departments for different function. तो LIC के देश के विभिन्न क्षेत्रों में अर्ध स्वायत्त प्रभाग है। प्रत्येक प्रभाग अपने क्षेत्र की शाखाओं को नियंत्रित करता है तथा प्रत्येक शाखा में विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग विभाग होते हैं। मतलब जैसे LIC आपने देखा ना, LIC बिल्डिंग तो सबने देखी होगी, है कि नहीं? सरकार वाला जो इंश्योरेंस बीमा लेती है। अब आप देखते हो हर जगह पे LIC का, हर रीजन में, हर क्षेत्र में LIC की एक बिल्डिंग होती है, ठीक है। समझ रहे हो? हर क्षेत्र में, मान लो तुम बिहार में पटना से ही हो तो पटना में अगर कोई जानता है तो एग्जीबिशन रोड में LIC बिल्डिंग है ना। अगर कोई पटना का है और जान रहा है तो एग्जीबिशन रोड में आप देखोगे एक LIC बिल्डिंग है, ठीक है। वो वहां के काम को मैनेज करती है, फिर दूसरे जगह पे जो होगा वो वहां के काम को मैनेज करेगा। मतलब ये जो है लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे डिवीजन बनाए जाते हैं, ठीक है ना, उसके लोकेशन और उसके काम के हिसाब से, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि देखो क्लियरली कहना है इसका कि इन टेरिटोरियल डिविजनलाइजेशन डिविजन्स आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज, ठीक है। तो यहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से बनाया जाता है। इट इज मेनली यूज्ड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव रीजनल ऑफिसेज इन डिफरेंट लोकेशन। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बोला है इट इज मेनली यूज्ड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? सर जो कंपनी सर्विसेज देती है, प्रोडक्ट नहीं। अब एक कंपनी या कोई भी कंपनी, ठीक है, या तो प्रोडक्ट देगी या सर्विसेज देगी, है कि नहीं? या तो प्रोडक्ट देगी या तो सर्विसेज देगी। अब अगर प्रोडक्ट गुड्स नहीं बना रहे तो वो सर्विसेज दे रही, तो LIC सर्विस देती है, बैंक सर्विसेज देती हैं, है ना। तो ये सब बैंक का देखोगे, LIC का देखोगे, इनका अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिवीजन होता है हर क्षेत्र में, हर एरिया में, है कि नहीं। तो ये उसी की बात कर रहा है, ठीक है, ये उसी की बात कर रहा है, ठीक। डिफरेंट लोकेशन पे होता है। ईच रीजनल ऑफिस, हर रीजनल ऑफिस हैज इट्स ओन फंक्शनल डिपार्टमेंट्स टू परफॉर्म इट्स वर्क। यानी कि प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग कार्यात्मक विभाग होते हैं। समझ में आई मेरी बात?
देखो सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, केमिकल डिवीजन, केमिकल मतलब रसायन प्रभाग। अब उसके अलग अलग है सर, वित्त जो पैसों का काम देखेगा, कर्मचारी जो लोगों का हायरिंग देखेगा, हमें लोगों की जरूरत है या नहीं है, क्रय रॉ मटेरियल खरीदने का काम इसी का होगा, अब प्रोडक्ट के सर्विसेज की मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजमेंट करना उसका काम होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बना है देखो, आप उसके काम के हिसाब से, ठीक है, उसके काम के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, ठीक है। समझ में आया बात? एक बार मुझे फटाफट से सारे लोग बताएंगे, डाउट्स देखते हैं। बोल रहा है ना, सुटेबिलिटी मतलब सुटेबिलिटी बोल रहा है ना, सुटेबिलिटी मतलब कि सर ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है किसके लिए बढ़िया है, ठीक है, किसके लिए बढ़िया है। तो सर ये ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बताया किसके लिए बढ़िया है सर, वैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़िया है जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, मतलब ये स्ट्रक्चर जो है, ये संरचना जो है वैसे संगठन के लिए अच्छी है जो एक से ज्यादा उत्पाद का निर्माण करती है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है सबसे पहला पॉइंट, व्हेन डिफरेंट प्रोडक्ट, क्लियर बोल रहा है कि व्हेन डिफरेंट प्रोडक्ट्स रिक्वायर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स एंड मार्केटिंग मेथड्स बिकॉज ईच प्रोडक्ट नीड्स सेपरेट मैनेजमेंट। तो जब अलग अलग उत्पादों के लिए भिन्न भिन्न विनिर्माण तकनीक तथा, ठीक है, विपणन पद्धतियों की आवश्यकता हो, क्योंकि प्रत्येक उत्पाद का अलग प्रबंधन करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा दूसरा आ रहा है व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर्स मोर देन वन मेजर प्रोडक्ट, क्लियरली कह दिया कि जब ऑर्गेनाइजेशन एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगी सो दैट अ सेपरेट डिवीजन कैन बी क्रिएटेड फॉर ईच प्रोडक्ट फॉर बेटर मैनेजमेंट, ठीक है। तो जब संस्था एक से अधिक मुख्य उत्पादों का निर्माण करती हो ताकि प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग अलग प्रभाग बनाकर उसका प्रभावी प्रबंधन किया जा सके, ठीक है, यानी कि वैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़िया है। और तीसरा, जब कंपनी अपने आप को डिपार्टमेंट के जरिए और बढ़ाना चाहती हो, है ना, जब कंपनी अपना एक्सपेंशन करना चाहती हो थ्रू डिपार्टमेंट, ठीक है, थ्रू डिपार्टमेंट, ठीक है, ठीक है। So when the organization expands and requires more department and additional management levels to maintain proper coordination and control। तो देखो जब संस्था विस्तार के कारण अधिक विभाग स्थापित करने तथा प्रबंधन के नए स्तर बनाने की आवश्यकता हो जिससे कार्यों का नियंत्रण और समन्वय बना रहे। तो बेसिकली अगर बोलोगे तो वैसी कंपनी के लिए बढ़िया है जो बड़ी है और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, सिंपल, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है इसका, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आ रहा है सर इसका एडवांटेज, कि सर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने का फायदा क्या है, एडवांटेज क्या, क्यों बनाएंगे इसको। तो सबसे पहला पॉइंटर है ग्रेटर ऑटोनोमी। ग्रेटर ऑटोनोमी का मतलब क्या है, तो देखो हर प्रोडक्ट का अपना अपना डिपार्टमेंट बना दिया है ना, मतलब हर उत्पाद का अपना अलग अलग विभाग है। अब किसी को किसी दूसरे विभाग से संसाधन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब सर सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है, सबका काम उसके अपने अपने डिपार्टमेंट में हो रहा है ना। तो ये अपने आप से आराम से काम करेंगे, इनको कुछ भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑटोनोमी के लिए बनाया है। तो ईच डिवीजन एंजॉयज सफिशिएंट फ्रीडम इन इट्स ऑपरेशन, एज अ रिजल्ट डिविजनल मैनेजर्स कैन टेक क्विक डिसीजन अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ देयर डिवीजन। यानी कि प्रत्येक प्रभाग को कार्य करने की पर्याप्त स्वतंत्रता मिलती है, इससे विभागीय प्रबंधक अपने प्रभाग से संबंधित निर्णय शीघ्र और परिस्थितियों के अनुसार ले सकते हैं, क्लियर। दूसरा पॉइंट आपको कह रहा है सर इजी एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, यानी कि बहुत आसानी से आप अपनी कंपनी को बढ़ा सकते हो क्योंकि सभी प्रोडक्ट के अपने अपने डिपार्टमेंट है। अब तुम सोचो हर प्रोडक्ट का अपना अपना डिपार्टमेंट है तो एकदम सेपरेट ध्यान है, उसको और कुछ देखना ही नहीं है। मान लो अगर फोन का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसको बस फोन के बारे में ही सोचना है, उसको बस फोन का ही मार्केटिंग करना है, उसको बस फोन का ही हिसाब रखना है, उसको बस फोन के लिए ही फाइनेंस तैयार करना है। तो उसका ध्यान बस उस प्रोडक्ट पे होगा, है ना। और अगर उस प्रोडक्ट पे होगा तो कंपनी अच्छा करेगी, और कंपनी अच्छा करेगी तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, कंपनी आगे बढ़ेगी, ठीक है, ये चीज। तो क्या है, न्यू डिविजन्स कैन बी एडेड विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस, दिस मेक्स expansion
डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ इजियर एंड मोर सिस्टमेटिक। ठीक है, तो नए प्रभाग जोड़े जा सकते हैं बिना मौजूद कार्यों को प्रभावित किए। इससे विस्तार, विविधीकरण तथा विकास सरल और व्यवस्थित रूप से होता है। डन। आगे तीसरा, क्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबका तो अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब सारे डिपार्टमेंट को पता है कि भाई मेरा काम क्या है ना। सर फोन का अपना अलग डिपार्टमेंट, टैब का अपना अलग डिपार्टमेंट, सर लैपटॉप का अलग, एसी का अलग, फ्रिज का अलग, सभी का अपना अपना विभाग बना हुआ। तो सबको पता है मेरा काम क्या है, मुझे किस रिगार्डिंग किस चीज से जुड़ा हुआ काम करना है। तो भाई सबको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अपना उत्तरदायित्व साफ तौर से पता है। ठीक है, साफ तौर से पता है। ठीक है, तो ईच डिविजनल मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द डिविजन। दिस मेक्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी मच इजियर। ठीक है, ठीक है। तो प्रत्येक विभागीय प्रमुख अपने प्रभाग के लाभ और प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी होता है। इससे कार्य का मूल्यांकन करना तथा खराब निष्पादन की जिम्मेदारी तय करना आसान हो जाता है। ठीक है, फिर आ रहा है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। अब प्रोडक्ट तो स्पेशलाइजेशन होगा ही ना, कैसे? मुझे बताओ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन कैसे होगा, ये तुम्हारे ऊपर है, कमेंट करो। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन यानी कि उत्पाद विशिष्टीकरण कैसे होगा इसमें? देखते हैं कौन ध्यान दे रहा है, कुछ तो पता चलेगा। ज्यादातर तो यहाँ पे बात ही करने वाले दिख रहे हैं। ठीक है, लिख रहा है एम्प्लॉय विशिष्टीकरण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर कार्य उसी उत्पाद के लिए किया जा रहा है जिस विभाग में वो बंदा है। ठीक है, तो क्लियर लिख रहा है एम्प्लॉयज वर्किंग इन वन डिवीजन, यानी कि एम्प्लॉय जो काम कर रहा है एक डिवीजन में गेन करता है एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक प्रभाग के कर्मचारी एक ही उत्पाद से संबंधित सभी कार्यों का अनुभव प्राप्त करते हैं। दिस इंप्रूव्स देयर स्किल्स, प्रिपेयर्स देम फॉर हायर मैनेजरियल पोजीशन। इससे उस उत्पाद में विशेषज्ञता विकसित होती है, कर्मचारियों के कौशल बढ़ते हैं तथा वे उच्च पदों के लिए तैयार होते हैं। एक बच्चे ने भी हिंदी में बताया था, उसने भी बहुत बढ़िया जवाब दिया था, हिंदी में लिखा था उसने। ठीक है, उसने भी सही जवाब दिया था, बिल्कुल यही कहा था। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं? ठीक, क्लियर हो गया? डाउट्स देख लें एक बार। सीमा क्या है? बहुत कम ही एग्जाम्पल स्ट्रक्चर के थ्रू बताया है। यहां तक क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिमिटेशन से, लिमिटेशन तो बहुत कम है, यानी कि डिसएडवांटेजेस। ठीक है, कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, मतलब सर डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन प्रभागीय संगठन ढांचा का सीमा क्या है? ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि सर इसका सीमा सबसे पहला ड्यूप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज, मतलब एक ही काम बार बार हो रहा। अच्छा मेरी बात बताओ एक बार, मुझे बताना। ठीक है, फोन के लिए आप ये वाला एग्जाम्पल देखो। ठीक है, आपको नहीं लगता क्या ये एग्जाम्पल देखने के बाद कि एक ही काम को बार बार हर जगह पे करा जा रहा है? एक बार देख के बताओ तो फटाफट से। आपको नहीं लगता क्या कि एक ही काम बार बार हो रहा है? देखो ध्यान से देखो एक बारी, एक बारी ध्यान से देखो। आपको नहीं लग रहा कि एक ही काम को बार बार किया जा रहा है? एक ही काम को बार बार किया जा रहा है। देखो, नहीं लग रहा? अगर आपको लग रहा है तो कैसे लग रहा, मुझे बताओ कैसे लग रहा है? देखते हैं जरा कौन जवाब देता है सही। कैसे कैसे कैसे, आखिर कैसे? यहाँ भी प्रोडक्शन, यहाँ भी प्रोडक्शन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह प्रोडक्शन हो रहा है। यानी कि एक ही काम दो दो बार चल रहा है ना? एक ही काम दो दो बार हर जगह पे सेम काम हो रहा है। बस बात है कि वो अलग प्रोडक्ट से हो रहा है ना, सभी का प्रोडक्ट अलग है, लेकिन इसको फिर भी ये डिसएडवांटेज डाल दिया। ये डिसएडवांटेज में सही होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बुक के हिसाब से है, तो चलो ठीक है। तो क्या बोला? डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज, कार्यों का दोहराव। तो डिफरेंट डिवीजन परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली, लीडिंग टू डुप्लीकेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज विच इंक्रीज ऑपरेटिंग कॉस्ट। यानी कि बोल रहा है कि सर अलग अलग डिवीजन सेम ही काम करता है, बस इंडिपेंडेंटली, है ना, क्योंकि उसका अलग अलग प्रोडक्ट है। तो वही चीज, अलग अलग प्रभागों में समान कार्यों, कर्मचारियों और उपकरणों का दोहराव होता है, जिससे परिचालन लागत बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट।
कन्फ्लिक्ट अमंग डिवीजन, अब देखो कन्फ्लिक्ट मतलब ना इनके बीच में विवाद हो जाता है, ठीक है, इनके बीच में विवाद हो जाता है। अब समझना यहाँ पे बात, ठीक है, अब समझना यहाँ पे बात, हर किसी का अपना अपना डिपार्टमेंट है और सभी का एक डिपार्टमेंटल हेड है ना, हर प्रोडक्ट का अपना अपना डिपार्टमेंट है, ठीक है, और सभी का अपना अपना प्रोडक्ट है। तो अब जो इनके जो हेड होते हैं, जो इनके मालिक होते हैं, ठीक है, उनकी विचारधाराएं अलग होती है, मतलब उनका सोचने का तरीका, उनका ओपिनियन अलग होता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो कई बार ना इस वजह से विवाद हो जाता है, वो होता है ना, मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, तो कई बार इस वजह से विवाद हो जाता है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को, जल्दी बताओ, समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाँ। तो देखिए क्या है, डिफरेंसेस इन द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिविजनल मैनेजर्स में लीड टू कन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट डिविजन्स, यानी कि विभिन्न विभागीय प्रबंधकों के लक्ष्य या हित अलग होने के कारण उनके बीच मतभेद और विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा आ रहा है डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, समन्वय एवं नियंत्रण में कठिनाई। अब देखो अलग अलग प्रोडक्ट के वजह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन गए हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के वजह से अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए हैं। तो सर इस वजह से क्या हो रहा है कि इनके लिए ना कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट के वजह से अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो इनके लिए कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो रहा है, ठीक है। अब तुमको पता है, देखो जैसे यहाँ सैमसंग का जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, आप इस वाले एक बार स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, देखो ये वाला, ठीक है। अब देखो जनरल मैनेजर है ना, यहाँ पे देखना है जनरल मैनेजर है, ठीक है, मुख्य प्रबंधक, ये दो डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा है, ये वाला भी मैनेज कर रहा है और ये वाला भी मैनेज कर रहा है, ठीक है। अब सोचो इसके अंडर में ऑलरेडी इतने डिपार्टमेंट हैं, इसके अंदर में ऑलरेडी इतने डिपार्टमेंट हैं, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन तो मुश्किल ही है ना, ठीक है, क्योंकि सर इतनी सारी चीजें हैं। अब सोचो इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर बना है, इतना बड़ा ढांचा बना हुआ है, सभी से समन्वय कर पाना कैसे संभव है बताओ, सभी से समन्वय कैसे संभव है कर पाना, है कि नहीं। तो इसलिए बोल रहा है कि सर कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय बना पाना यहाँ पे थोड़ा सा कठिन होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि डिवीजन की वजह से बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द हेड ऑफिस टू मेंटेन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ओवर ऑल डिवीजन, ठीक है। तो प्रधान कार्यालय के लिए सभी प्रभागों का प्रभावी समन्वय और नियंत्रण बनाए रखना कठिन हो जाता है, ठीक है। देयरफॉर दिस स्ट्रक्चर इज मोर सुटेबल फॉर लार्ज मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसीलिए यह संरचना मुख्यतः बहु उत्पाद वाली बड़ी संस्थाओं के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। ये खुद बोल रहा है कि सर ये स्ट्रक्चर बस उसी कंपनी के लिए बढ़िया है जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है और जो बहुत बड़ी आकार की है, बहुत बड़े साइज की है, ठीक है। और लास्ट आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट में बी इग्नोर्ड। अब क्या बोल रहा है ना कि देखो संगठनात्मक हित तो आप लोग सब समझते हो, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट क्या, जो ऑर्गेनाइजेशन करना चाह रही है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग डिपार्टमेंट है, यानी कि अलग अलग उत्पाद पे अलग अलग विभाग बनाया हुआ है, तो ये लोग सब, अब तुम ही बताओ, देखो सोचो एक बार, सारे लोग यही चाहेंगे ना कि भाई मेरा वाला डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म करे, हाँ कि ना, तुम्हें क्या लगता है, सारे लोग तो यही चाहेंगे ना कंपनी में कि मेरा डिपार्टमेंट अच्छा काम करे, मेरा विभाग बढ़िया काम करे, हाँ कि ना, क्या लगता तुम्हें, एक बार बताओ, जल्दी बोलो। तो सब लोग अपना काम अच्छा करने के पीछे रहेंगे कि भाई मेरा काम बेहतर हो, है ना, अब चाहे कुछ हो जाए लेकिन मेरा काम बढ़िया होना चाहिए, है कि नहीं, मेरा काम बढ़िया होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो इस वजह से जो होता है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट यानी कि कंपनी का जो गोल है ना, लोग उसको इग्नोर कर देते हैं और अपने काम को बढ़िया करने में लग जाता है कि मेरा काम बढ़िया हो। तो इसी वजह से संगठनात्मक हित को यहाँ पे क्या कल्टी मार दिया जाता, बक जाओ ऐसा करके। तो देखो डिविजनल मैनेजर्स यूजुअली फोकस मोर ऑन द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन डिवीजन, ठीक है, और प्रोडक्ट। तो क्या बोल रहा है, विभागीय प्रबंधक प्राय केवल अपने प्रभाग या उत्पाद के हित पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट इसी का रिजल्ट होता है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में भी नेग्लेक्टेड, तो इससे पूरे संगठन के समग्र उद्देश्यों की उपेक्षा हो सकती है, उन्हें प्राप्त करना कठिन हो जाता है, ठीक है, ठीक है।
अब ये जो है आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक चीजें क्लियर है एकदम। ये 5 मार्क्स सुनोगे बहुत, लेकिन पता तुम लोग ना बहुत बात करते हो, एक चीज मैंने देखा है। नहीं ये नहीं आएगा ना, 5वां चैप्टर बिहार बोर्ड का, हालांकि भरोसा भी नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। क्वार्टरली बोलेगा, देखना 12 के 12 चैप्टर से क्वेश्चन हो सकता है, कोई भरोसा नहीं बिहार बोर्ड का। हम मतलब अलग ही लेवल का खाना खा के वो जो है ना क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। चलो आ जाओ। अब देखो क्या कह रहा है, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका रचना कैसे करा गया है, स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन क्या है, फंक्शनल यानी कि कार्यात्मक, लिख देता हूं यहाँ पर, लिखा नहीं उसने, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दो कार्यात्मक, ठीक है, और ये है विभागीय या प्रभागीय। तो एनसीईआरटी में इसको विभाग प्रभागीय लिख के देता है, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिख रहा है, लिख रहा है कि सर कार्यात्मक संगठन संरचना जो है अपने कार्यों पर आधारित होती है, मतलब बेस्ड ऑन फंक्शन होता है, ठीक है। ये काम के बेसिस पे बना होता है, ये तो स्टार्टिंग में बोला प्रोडक्ट के बेसिस पे बना है ना। ये जो है स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। तो ये जो है उत्पाद रेखा पर आधारित होती है, ठीक है, ये चीज समझ रहे हो ना। ये डिवीजन यानी कि ये जो है सर प्रोडक्ट के फंक्शन के बेसिस पे बनाया गया, ये प्रोडक्ट के बेसिस पे यानी कि सर कार्य के आधार पे और विभाग के आधार पे उसको जो है बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पेशलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कह रहा है सर, स्पेशलाइजेशन का कहता है, विशिष्टीकरण, ठीक है। क्या कह रहा है, विशिष्टीकरण की बात कर रहा है। तो सर ये जो है ना, अब देखो ये कार्यात्मक संगठन संरचना है, ये जो है कार्यात्मक संगठन संरचना है। यहाँ पे आप एक ही कार्य बार बार करते रहते हो, तो यहाँ पे आपको कार्य में विशिष्टीकरण आता है कि काम करने में आप माहिर हो जाओगे, यानी कि फंक्शंस में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रमोट्स फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, कार्य विशिष्टीकरण को बढ़ावा देता है, ठीक है। अब दूसरा आ रहा है, ये क्या सर, विभागीय यानी कि प्रभागीय संगठन संरचना, डिविजनल। सर डिविजनल किस पे बनता है, प्रोडक्ट पे। और अभी जस्ट बताया, अभी जस्ट मैंने बताया कि सर यहाँ पे आप क्या होते हैं, प्रोडक्ट के लिए स्पेशलाइज्ड होते हो, ठीक है ना। तो ये प्रमोट्स प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, क्योंकि आप एक ही प्रोडक्ट पे लगातार काम किए जा रहे हो, तो उत्पाद विशिष्टीकरण को ये बढ़ावा देता है, ठीक है। फिर आ रहा है तीसरा, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। क्या बात कर रहा है सर, रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है, अरे यार रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है, उत्तरदायित्व, किसकी बात कर रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बता पाना, मतलब कि कौन व्यक्ति क्या करेगा, थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट्स जो है काम के हिसाब से बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिपार्टमेंट तो कार्य के आधार पर बनाए जाते हैं ना, तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व तय करना थोड़ा सा कठिन होता है बस। तो देखो डिफिकल्ट टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, फॉर वन डिपार्टमेंट। तो एक विभाग के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना कठिन होता है, ठीक। यहाँ पे सर रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी होता है, क्योंकि अलग अलग डिवीजन, अलग अलग डिपार्टमेंट बना है, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे आसान है, ठीक है। तो इजी टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिवीजन, ठीक है। तो प्रत्येक प्रभाग के लिए, निष्पादन के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना आसान होता है, ठीक है। मैनेजेरियल डेवलपमेंट बोल रहा है, यानी कि किसका डेवलपमेंट मैनेजमेंट के हिसाब से ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। मैनेजमेंट के हिसाब से ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट, मैनेजेरियल डेवलपमेंट, प्रबंधकीय विकास, ठीक है। अब देखो यहां पर समझना, यहाँ पे ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे इसका मैनेजेरियल, मैनेजमेंट के हिसाब से इसको डेवलप कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। रीजन क्या होता है कि यहाँ पे जो मैनेजर होता है ना, यहाँ पे जो मैनेजर होता है ना, वो बस एक ही स्पेशलाइज फंक्शन काम कर पाता है, सब मतलब
जैसे देखो मैनेजर जो है, ठीक है, वो एक ही काम किए जा रहा है, अब वो एक ही काम कर रहा तो उसको तो नई चीज सीखने का मौका ही नहीं मिल रहा है कि नहीं, तो इसीलिए बोल रहा है। तो देखो मैनेजरियल डेवलपमेंट जो है ना यहाँ पे डिफिकल्ट बिकॉज ईच फंक्शनल मैनेजर हैंडल्स ओनली वन स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कठिन होता है क्योंकि प्रत्येक कार्यात्मक प्रबंधन केवल एक ही विशिष्ट कार्य का प्रबंधन करता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है सर यहाँ पे ना इजी होता है, यहाँ पे मैनेजरियल डेवलपमेंट यानी कि मैनेजर का डेवलपमेंट आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि सर अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा और अलग अलग प्रोडक्ट के काम को वो देख रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा जो है इजी हो जाता है उसका डेवलपमेंट होना यानी कि उसका विकास होना। तो यहाँ पे देखो इजियर है, ठीक है, बिकॉज डिविजनल मैनेजर्स हैंडल डिफरेंट फंक्शंस विथ ग्रेटर फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर डिवीजन का एक डिविजनल हेड है, याद है स्टार्टिंग में ही बताया, तो इसीलिए तो देखो यह सरल होता है क्योंकि प्रभागीय प्रबंधकों को अधिक स्वतंत्रता और विभिन्न कार्यों को अनुभव मिलता है। क्लियर बात? और लास्ट स्लाइड, कॉस्ट है ना, ज्यादा खर्चा किस में आता है? बोल रहा है ज्यादा खर्चा किस में आता है, यानी कि सस्ता और महंगा का बात हो रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट लागत, ठीक है, लागत। अब देखो क्योंकि यहां पर कार्य के आधार पे बनाया गया है, ठीक है, काम के आधार पे है, फंक्शंस के बेसिस पे है। अब यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनता है ना, यहाँ मैंने क्या बोला था, एक प्रोडक्ट पे होता है या एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं। तो अब तुम मुझे एक बात बताओ, जहां पे एक प्रोडक्ट बन रहा और कहीं पे 5 प्रोडक्ट बन रहा, तो ज्यादा खर्चा कहां होगा? ज्यादा खर्चा कहां होगा? कहीं एक प्रोडक्ट तैयार हो रहा, कहीं 4 प्रोडक्ट तैयार हो रहा, तो ज्यादा खर्चा कहां होगा? लॉजिकली सर जहां 4 बन रहा है, 4 बनाने में ज्यादा खर्चा आएगा ना, तो इसीलिए ये जो है इकोनॉमिकल होता है, ठीक है, सस्ता होता है, बिकॉज देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, क्योंकि कार्यों की पुनरावृत्ति न होने के कारण मितव्ययी होता है, ठीक है। अब ये महंगा होता है क्योंकि एक ही काम बार बार हो रहे होते हैं, प्रोडक्शन सारे डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग सारे डिपार्टमेंट में, फाइनेंस सारे डिपार्टमेंट में, तो ये महंगा हो जाता है, ठीक है। तो कॉस्टली होता है बिकॉज एक्टिविटीज एम्प्लॉयज एंड रिसोर्सेज आर डुप्लीकेटेड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ कार्यों, कर्मचारियों तथा संसाधनों की पुनरावृत्ति होने के कारण यह महंगा होता है। क्लियर? अब आ रहा है कोऑर्डिनेशन, ये लोग आपस में समन्वय कैसे बनाते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन। तो बोल रहा है कोऑर्डिनेशन, अरे यार कहना है इसका कोऑर्डिनेशन, समन्वय, ठीक है। तो अब यहाँ बात कर रहा है कि सर देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट होता है, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये वाला उधर जाएगा, नहीं नहीं ऐसा, हाँ ठीक है ठीक है, चलो। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है ना कि देखो सिंपल काम के, ये इस वाले पॉइंट को ना कट कर देना, इस वाले पॉइंट को नहीं लिखोगे ना चलेगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट को कट कर देना, इसको मैं और सिंप्लीफाई करके तुम्हें सब्जेक्टिव में दे दूंगा, यहाँ पे रहने दो, ठीक है। इसको मैं तुम्हें अलग से करवा दूंगा सब्जेक्टिव में, ठीक है। इसको कट कर दो, तो कट कर दो, शायद उसने टाइपिंग में गलती करी है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। सर प्रोसेस सिस्टमेटिक होती है तो कॉस्ट मैनेज करना इजी होता है ना। देखो प्रोसेस सिस्टमेटिक होने से कॉस्ट कैसे मैनेज हो जाएगा तुम बताओ? काम तो हर जगह सेम हो रहा। अब देखो तुम ही सोचो, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या है? सर फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है पैसा का देखरेख करना, है ना, सिंपल सी बात है कि वो पैसा का देखरेख करता है। अब सारे प्रोडक्ट के लिए अलग अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो भैया यहाँ पे तो काम तो 2 ही बार हो रहा है ना हर काम, इसीलिए यहाँ पे जो है इजी नहीं होता है, ठीक है। कॉस्टली मतलब कॉस्ट मैनेज करना इजी नहीं होता, मुश्किल होता है। विभागीय विवाद का मतलब समझ विभागीय विवाद कब बोला? अच्छा विभागीय विवाद मतलब ना अलग अलग विभाग में विवाद हो जाना, जैसे उत्पाद विभाग, क्रय विभाग, विपणन विभाग, वित्त विभाग, इनमें लड़ाइयां हो जाना, है ना, इनमें मतभेद, मारा मारी, घुसा घुसी हो जाना, ठीक है, ये चीज, ठीक है। चलिए एक बार सारे लोग मुझे वोट करके बताएंगे कि आपको चीजें क्लियर है। तुमको नहीं दिख रहा? देखो तो कितना मतलब विवाद छिड़ा पड़ा है शादी के नाम पर। शादी से क्या मिलेगा ये बताओ? सीरियल क्लियर क्या होता है? सीरियल क्लियर? अरे यार सर आप शादी कब करोगे? शादी शादी भाई, तुम इतना मेरे शादी के पीछे पड़े होते हो, ठीक है।
तुम्हें मेरी शादी से क्या मिलेगा ये बताओ। मेरे शादी के पीछे बड़े होते हैं यार, क्या मिलेगा? मतलब तुम देखो, अभी वैसे भी शादी करने का समय है क्या? बोलो, तुमको नहीं दिख रहा? तुमको नहीं दिख रहा कि क्या चल रहा है आजकल दुनिया में? तुमको नहीं दिख रहा? देखो तो कितना मतलब विवाद छिड़ा पड़ा है शादी के नाम पर। कितना विवाद छिड़ा पड़ा है शादी के नाम पर। कोई ब्लू ड्रम में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तुम जिंदा मुझे देखना नहीं चाहते हो? हाँ, नहीं देखना चाहते हो जिंदा? भाई, समझो, ठीक है? मुझे जीना है, मुझे घूमना है, जीने दो, घूमने दो भैया जी, हमको भोज खाना। अबे यार, भोज ऐसे ही खिला दूंगा, उसके शादी की क्या जरूरत है भाई? शादी करवाएगा मेरी? चलो। इतना शादी का शौक है, वो भी मेरी अपनी होती तो बात अलग थी। चलो, ठीक है। अब रही बात, आज की क्लास हो गई समाप्त, ठीक है? मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में, ठीक है? सर हम सब 12th का शादी करना। वाह, पहाड़ पर से धक्का, हाँ। चलिए 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 चलिए, ठीक है। तो अच्छा लगा, मजा आया आज की क्लास में, मजा आया। तुम इतना बात तुम लोग करते हो ना कि मैं तुम्हारे सामने ना तुम्हारे साथ हंसी मजाक नहीं कर पाता। तुम लोग आपस में इतना उलझे रहते हो, नंबर दोगे क्या, नंबर दोगी क्या, इंस्टा दोगी क्या, इंस्टा दोगे क्या, आपस में इतना उलझे रहते हो। मैं तुमसे बात नहीं, तुमसे हंसी मजाक नहीं हो पाती है मेरी, सच बता रहा, ठीक है? यूपी वाले जो बच्चे हैं उनके साथ मस्त हंसी मजाक होती, तुम्हारे साथ नहीं होती, क्योंकि तुम आपस में इतना बाबू सोना रोना करने लग जाते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है? इग्नोर कर रही हो, हम ही को इग्नोर कर रही हो। तुमको मेरा मैसेज नहीं दिख रहा क्या? तुमको मेरा कमेंट नहीं दिख रहा क्या? तुमको मेरा इंस्टा नहीं दिख रहा क्या? तुमको मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखी हो? के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। दिस साइड आयुष सिंह साइनिंग ऑफ। फीडबैक्स दे देना अच्छे अच्छे कि मुझे भी पढ़ के मजा आए, खुशी